नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य जगत के यशस्वी लेखक मोहन राकेश की एक बहुचर्चित नाटक आषाढ़ का एक दिन पर विस्तृत अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, इस पाठ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जिन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पाठ का उद्देश्य या स्मरणीय बिंदु। देखिए, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग महाकवि कालिदास के बारे में जान सकेंगे। नारी के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलेगा। दृष्टिकोण अर्थात आउटलुक, या हम जैसा नारियों के बारे में सोचते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में पॉजिटिविटी आएगी और हम नारियों को भी अपने जीवन में उचित स्थान देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। धन ऐश्वर्य बुद्धि को भ्रमित कर सकता है, ये जानेंगे। जी हाँ, जब किसी व्यक्ति के पास अधिक धन और ऐश्वर्य आ जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाने की आशंका बढ़ जाती है। इस बात से भी परिचित होंगे। एकनिष्ठ प्रेम क्या होता है, मल्लिका के माध्यम से जानेंगे। मल्लिका इस नाटक की नायिका है और इसका कालिदास के प्रति जो समर्पण है वो सचमुच विशिष्ट समर्पण है। माँ की असहायता को समझेंगे। देखिए, मल्लिका की माता का नाम है अंबिका, जो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी बेटी कालिदास के साथ गांव प्रांतर में घूमती फिरे, क्योंकि इस समाज ने, इस सोसाइटी ने स्त्रियों के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, जिसमें एक नियम यह भी है कि वह पर्दे में रहे। लेकिन चूंकि मल्लिका अंबिका की एकमात्र संतान है, उसके पिताजी नहीं हैं, इसीलिए ना वो अपनी बेटी को खुलकर डांट पाती है और ना ही उसके घूमने फिरने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा पाती है। स्वाभिमान और समर्पण जैसे गुणों से परिचित हो सकेंगे। हम लोग इन दोनों गुणों के वास्तविक रूप को जान सकेंगे तथा अन्य जानकारियों से भी परिचित होंगे। अब हम लोग आ जाते हैं लेखक परिचय पर। देखिए, मदन मोहन गुगलानी, जो मोहन राकेश के नाम से जाने जाते हैं, ये हिंदी साहित्य जगत के यशस्वी लेखकों में से एक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया है। आप इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी जो संक्षिप्त रूप में यहाँ दी गई है, वीडियो को पॉज करके अवश्य पढ़िएगा। अभी हम लोग अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्रस्तावना। देखिए, 1958 में प्रकाशित मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक आषाढ़ का एक दिन हिंदी रंगमंच में सबसे अधिक खेले जाने वाले नाटकों की श्रेणी में आता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार हिंदी नाटक के विकास में इसे एक मील का पत्थर माना जाता है, माइलस्टोन माना जाता है। समग्रता में विद्वानों ने इस नाटक को सहज, स्वाभाविक, यथार्थपरक, नाटकीयता और काव्यात्मकता का एक संतुलित मिश्रण माना है। आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा वस्तु दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी बाद के आसपास की है, अर्थात ये BC सेकेंड सेंचुरी से इधर के सेकेंड सेंचुरी तक मानी जाती है, अर्थात 02 से लेकर -02 तक मानी जाती है। लेकिन इस नाटक में घटित होने वाली घटनाएं समसामयिक भी हैं और प्रासंगिक भी। इसको अगर आज के सामाजिक संरचना एवं मान्यताओं को सामने रखकर देखा जाए तो यह नाटक एक साथ कई सार्थक आयाम प्रस्तुत करता हुआ प्रतीत होता है। आयाम अर्थात डायमेंशंस। इसमें एक जगह मल्लिका कालिदास के रूप में प्रेमी प्रेमिका के बीच का प्रेम संघर्ष है, तो दूसरी तरफ अंबिका द्वारा मल्लिका को समाज द्वारा बनाए गए जीवन के कुछ कड़वे यथार्थ का बोध करवाने की जद्दोजहद भी है। आज के युग में भी कोई लड़की किशोरावस्था में होती है तो वो भी प्रेममयी हो जाती है,
इस पाठ में भी हम लोग देखते हैं मल्लिका कालिदास के प्रेम में प्रेममयी हो गई है। दूसरी तरफ मल्लिका की माँ अंबिका मल्लिका को लगातार समझाती है कि सोसाइटी ने लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल नियम बनाए हैं, जैसे उसे एक सीमित दायरे में रहना चाहिए, घूमना फिरना नहीं चाहिए, उसे पर्दे में रहना चाहिए। लेकिन चूंकि वो अपनी माँ की इकलौती संतान है और पितृविहीन है, इसीलिए उसकी माँ को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समकालीन समाज में जिस तरह से हर कोई अपने स्तर पर एक संघर्ष से जूझ रहा है, ठीक उसी तरह के संघर्ष से जूझते हुए इस नाटक के सभी पात्रों को भी देखा जा सकता है। जी हाँ, इस नाटक में भी कालिदास जूझ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें राजकीय जीवन पसंद नहीं। मल्लिका उसके प्रेम में प्रेममयी होकर उसका इंतजार कर रही होती है। अंबिका मल्लिका का विवाह करना चाहती है, लेकिन कालिदास के साथ घूम घूम कर उसने अपने आप को बदनाम कर लिया है। विलोम जो है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में आता है, और जब देखो तब वो उन दोनों की बातों को बढ़ा चढ़ाकर अंबिका को बताता है। मातुल जो कालिदास के मामा हैं, वो भी अपने भांजे को पसंद नहीं करते। कालिदास की पत्नी प्रियंगु मंजरी, वो भी किसी न किसी रूप में अंबिका से जेलस होती है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि सभी पात्र किसी न किसी संघर्ष में लगे हुए हैं। अब हम लोग आते हैं शीर्षक की सार्थकता पर। इस नाटक का शीर्षक आषाढ़ का एक दिन कई विचित्रताओं को अपने में समेटे हुए हैं। पहली तो यह कि इस त्रिखंडीय नाटक का प्रारंभ आषाढ़ के बारिश से होता है और अंत भी आषाढ़ के बारिश से ही होता है। दूसरी तरफ जहां आषाढ़ की बारिश और वायु मनमाने तरीके से बहती चली जाती है, उसी तरह इस नाटक के अनेक पात्र भी मनमाने ढंग से आचरण करते हुए प्रतीत होते हैं, जिसमें कालिदास भी आते हैं, अंबिका भी आती है, विलोम भी आता है, प्रियंगु मंजरी भी आती है, मातुल भी आता है, दंतुल भी आता है। मल्लिका एक तरफ सामाजिक परंपराओं को ताक पर रखकर कालिदास के साथ घूमती रहती है, तो उज्जैनी जाने के बाद कालिदास भी उच्छृंखल होकर प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लेता है। राजपुरुष दंतुल भी मनमाने ढंग से एक हिरण शावक का शिकार करता है, तो विलोम और मातुल भी अपने अपने आचरणों में नकारात्मकता लिए हुए दिखते हैं। कुल मिलाकर यह कहना समीचीन होगा कि भले ही यह नाटक दूसरी शताब्दी के समय को रंगमंच पर प्रस्तुत करती है, पर वास्तव में यह आज के समय में भी प्रासंगिक है। यहाँ पर मैं कुछ बातों का खुलासा करना चाहूँगा, और वो बात ये है कि निश्चित तौर पर मोहन राकेश जी ने इस नाटक में कल्पनाओं का समावेश किया है, क्योंकि मैंने जैसा पढ़ा था कालिदास के जीवन के बारे में, तो उनका विवाह विद्योत्मा नाम की एक विदुषी महिला से होता है, लेकिन इसमें विद्योत्मा का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये तय हो जाता है कि मोहन राकेश ने इसमें काल्पनिक घटनाओं को शामिल किया है। अब आते हैं हम लोग पात्रों पर। अभी हम लोग केवल पात्रों पर विचार कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग इन पात्रों का डिटेल अध्ययन भी करेंगे। कालिदास जो इस नाटक का नायक है, इसका एक और नाम है मातृगुप्त। अंबिका ग्राम की एक वृद्धा महिला है जो मल्लिका की माँ है। मल्लिका अंबिका की पुत्री तथा कालिदास की प्रेमिका है। दंतुल एक राजपुरुष है। मातुल कवि मातुल अर्थात कालिदास के मामा हैं। निक्षेप ग्राम पुरुष है, गांव का एक पुरुष है। विलोम भी गांव का एक पुरुष है जो नेगेटिव कैरेक्टर अदा करता है। रंगिनी और संगिनी ये दोनों नागरी हैं, अर्थात नगर में रहने वाली हैं तथा विदुषी महिलाएं हैं। अनुस्वार और अनुनासिक ये जो है अधिकारी हैं, लेकिन अधिकारी होने के बावजूद इनका बौद्धिक स्तर उस स्तर तक नहीं पहुंचा है कि हम इन्हें समझदार की श्रेणी में रख सकें। प्रियंगु मंजरी राजकन्या है तथा कालिदास की पत्नी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पात्रों के बारे में भी अध्ययन कर लिया। अब हम लोग आते हैं कथासार पर। देखिए, ये कथासार तय है
कि लंबा है, लेकिन अगर आपने मुझे पूरे मनोयोग से सुना तो मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि कहानी को सुनते सुनते आपके आँखों के सामने विजुअल्स आते रहेंगे और ये कहानी आपके मन मस्तिष्क में पूरे गहराई से अंकित हो जाएगी। तो शुरू कीजिए, ध्यान से सुनना और मैं वाचन करना प्रारंभ करता हूँ। कथा सार कुछ इस प्रकार है। मातृ पितृहीन बालक कालिदास का लालन पालन उसके पशुपालक मामा के उपेक्षा और प्रताड़ना पूर्ण व्यवहार की छाया में प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण पहाड़ी गांव में हुआ। अर्थात कालिदास के माता भी नहीं थी, पिता भी नहीं थे और उनका लालन पालन उसके मामा करते थे, जो मातुल नाम से जाने गए हैं, और वो पशुओं को पालते थे। पालक मामा मातुल के उपेक्षापूर्ण व्यवहार प्राप्त होने के कारण गांव का अन्य कोई भी व्यक्ति सिवाय एक मल्लिका के उसे स्नेह एवं सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। किसी का भी ध्यान उसकी काव्य प्रतिभा की ओर, उसकी भावुकता और सहृदयता की ओर नहीं जाता। सभी उसे एक अभागा, आवारा और मन चला युवक मानते हैं, पर उसकी बाल्य सखी मल्लिका का स्नेह और प्यार उसके युवा हो जाने पर भी बना रहता है। वह कालिदास की काव्य प्रतिभा, भावुकता और सहृदयता को भी न केवल पहचानती है बल्कि उसका उचित सम्मान भी करती है। मल्लिका की माता अंबिका को ना तो कालिदास का अपने घर में आना ही अच्छा लगता है और न बेटी मल्लिका का उसके साथ गांव प्रांतर में घूमना फिरना ही भाता है। फिर भी सभी प्रकार के अपवादों को निरपेक्ष दृष्टि से निहार मल्लिका कालिदास में भावना के स्तर पर अनुरक्त रहती है। उसके साथ स्वतंत्रता पूर्वक प्रवृत्ति के निभृत एवं स्वच्छंद वातावरण में घूमती फिरती है, उछलती कूदती और उसी में अनवरत विभोर रहा करती है। कुल मिलाकर कालिदास और मल्लिका एक दूसरे से अथाह प्रेम करते हैं। उसी गांव का एक अन्य युवक है विलोम। वह कालिदास, उसकी काव्य प्रतिभा और मल्लिका के प्रेम संबंधों को लेकर पग पग पर कालिदास से प्रतिद्वंदिता करता है। वह हर पल मल्लिका को आकर्षित करने के लिए कटिबद्ध रहता है, पर कालिदास और मल्लिका दोनों ही उससे घृणा करते हैं। विलोम मल्लिका की माता अंबिका के सम्मुख तो कालिदास और मल्लिका के प्रेम संबंधों को लेकर उल्टी सीधी हाका ही करता है, सारे ग्राम प्रांतर में भी उनके विरुद्ध अनेक प्रकार का अपप्रचार करता रहता है। उधर कालिदास के पशुपालक मामा मातुल भी अपने भांजे के प्रति वितृष्णा व्यक्त करते हैं। उसे लेकर व्याकुलता और अप्रसन्नता प्रकट करते रहने से पीछे नहीं रहते। वह कालिदास को उसकी काव्य प्रतिभा और सहजात स्वच्छंदता को व्यर्थ बल्कि अपने पर ही एक प्रकार का बोझ मानता है। कालिदास का साथ देने से व्यर्थ की चर्चाओं और बदनामियों का केंद्र बन जाने के कारण मल्लिका की मां द्वारा की गई उसकी सगाई टूट जाती है। परिणाम स्वरूप दुखी अंबिका एक बार फिर से मल्लिका को कालिदास के साथ घूमने फिरने से रोकती है। वह गांव प्रांतर के लोगों द्वारा की जाने वाली बदनामी भरी चर्चाओं की बात भी उठाती है। इस पर मल्लिका साफ कहती है, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी और को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? इस पर माँ अंबिका जब कहती है कि इतना बड़ा अपवाद मुझसे सहा नहीं जाता है, तो भावमयी मल्लिका, जो कि कालिदास के लिए समग्र भाव से समर्पित है, बड़ा ही भावभीना उत्तर देती है, मैं जानती हूँ माँ, अपवाद होता है। तुम्हारे दुख की बात भी मैं जानती हूँ, फिर भी मुझे अपवाद का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए वह संबंध और सब संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है।
अर्थात वो अपने प्रेम का प्रचार खुले रूप में अपनी माँ के समक्ष भी कर देती है और इस प्रकार मल्लिका भावना के स्तर पर कालिदासमय होकर ही रह जाती है। अपने उन्हीं अपेक्षाओं, बदनामियों से, अनवरत प्रताड़नाओं से भरे दिनों को जिस किसी भी प्रकार से जीते हुए कालिदास अपने प्रथम काव्य ऋतुसंहार की रचना करता है। गांव प्रांतर में शायद मल्लिका के अतिरिक्त इस अद्भुत काव्य रचना के बारे में कोई नहीं जानता। खैर, किसी प्रकार कालिदास के इस काव्य की चर्चा उज्जैनी के राज दरबार तक पहुंच जाती है। वहाँ के दरबारी कवि और विद्वान राजा के सामने उसका पाठ और प्रशंसा करते हैं। सभी ऋतुसंहार काव्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। राज्य ऋतुसंहार जैसे काव्य के सफल प्रणेता का सम्मान करने का निश्चय करता है। परिणाम स्वरूप आचार्य वररुचि के नेतृत्व में राज कर्मचारियों का एक दल कालिदास के गांव पहुंचता है। दंतुल नामक एक कर्मचारी का हिरण को घायल करने के मामले को लेकर अनजाने में कालिदास से झड़प भी हो जाती है। पता चलने पर वह प्रायश्चित भाव से भर उठता है। उधर जब कालिदास को पता चलता है कि राज कर्मचारियों का दल उसी को उज्जैनी ले जाने के लिए आया हुआ है, तो वह वहां जाने में अपनी स्वच्छंदता का हनन मानकर जाने से इनकार कर देता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि विभिन्न प्रकार के कष्टों को, अपमानों को झेलते हुए कालिदास ने अपनी पहली रचना ऋतुसंहार का विमोचन कर दिया और इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि उज्जैनी के राजसभा में इसका जब पाठ हुआ तो सभी कवियों ने मुक्त कंठ से इस कवि को प्रशंसा दी। अब उज्जैनी के कुछ राज कर्मचारी उसे लेने आए हैं। अपने मामा मातुल के जोर देने पर वह महाकाल के मंदिर में जा छिपता है और कहता है कि जब तक राज कर्मचारी वापस लौट नहीं जाएंगे वह मंदिर से बाहर नहीं निकलेगा। अर्थात कालिदास को तनिक भी इच्छा नहीं है कि वो अपने पहाड़ी सौंदर्य से भरे गांव को छोड़कर उज्जैनी राजकवि के रूप में नियुक्त हो। उसके मामा मातुल बार बार जोर दे रहे थे, इसलिए वह महाकाल के मंदिर में जाकर छुप गया और कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर से उसी वक्त बाहर निकलूंगा जब ये राज कर्मचारी उज्जैनी वापस लौट जाएंगे। लोग इसको भी कालिदास का एक नाटक ही मानते हैं, पर गांव का निक्षेप नामक युवक, जो कि कालिदास की प्रतिभा और स्वभाव का सच्चे मन से कायल होता है, वह आकर अंबिका से कहता है कि कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है, वे सचमुच इस पवित्र भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। पर निक्षेप भी चाहता है कि कालिदास जिस सम्मान का अधिकारी है उसे पाने के लिए उसे उज्जैनी जाना ही चाहिए। अतः वह मल्लिका से आग्रह करता है कि वह उससे उज्जैनी जाने के लिए विवश करे। वह कहता है, अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतुसंहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। निक्षेप की बात मल्लिका को जच जाती है। माँ के विरोध करने पर भी वह महाकाल के मंदिर में जाकर कालिदास को वहाँ से बाहर निकाल लाती है, उसे उज्जैनी जाने को विवश करती है। बीच में आकर विलोम अपने स्वभाव के अनुसार कालिदास की तीखी आलोचना करता है। अंबिका को उकसाता है कि वह जाने से पहले कालिदास मल्लिका से विवाह कर ले, क्योंकि अब कालिदास के जीवन में कोई अभाव नहीं रह गया। अंबिका इस बात की चर्चा मल्लिका से करती है, पर वह भावनामयी समर्पिता अपने स्वार्थ के लिए कालिदास के पथ में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित करने से साफ इनकार कर देती है। कालिदास के विदा मांगने पर कहती है, नहीं, विदा तुम्हें नहीं दूंगी, जा रहे हो इसलिए केवल प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। और कालिदास चला जाता है। इस मोड़ पर पहुंचकर कथानक के एक आरंभिक भाग का अंत हो जाता है। कालिदास किन परिस्थितियों में पल पुसकर अपने काव्य ऋतुसंहार के माध्यम से उज्जैनी के राज दरबार तक पहुंच सका, यह स्पष्ट हो जाता है।
आषाढ़ का एक दिन नाटक की वस्तु योजना का दूसरे अंक का भाग कुछ वर्षों के अनंतर आरंभ होता है। घटनास्थल अब भी वही पहले अंक या भाग वाला वही अंबिका के घर का प्रकोष्ठ ही रहता है। कालिदास को उज्जैनी गए काफ़ी वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। उसकी तरफ से भेजा गया कोई भी समाचार मल्लिका या गांव वालों के पास नहीं पहुंचता। एक प्रकार से एक अनवरत निराशा की भावना अंबिका और मल्लिका दोनों के मनों में बैठती जाती है। कुमारी ही रहकर मल्लिका उसकी अनवरत प्रतीक्षा करती रहती है। अपनी युवती बेटी की चिंता में घुल घुल कर अंबिका रोग शैया से चिपक जाती है। बीच बीच में निक्षेप आकर कालिदास के संबंध में प्राप्त समाचार मल्लिका को सुना जाया करता है। वह मल्लिका को बताता है कि राजधानी में रहकर कालिदास के अनेक नए नए काव्यों का सृजन किया है। उनमें मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम, शाकुंतलम आदि को विशेष प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता प्राप्त हुई है। वह कालिदास की प्रसिद्धि से तो प्रसन्न है, पर उसके जागतिक व्यवहारों से नहीं। निक्षेप मल्लिका को यह भी सूचना देता है कि कालिदास ने राजपुत्री प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लिया है। वह बताता है कि राजधानी में इस बात की चर्चा भी है कि कालिदास का संबंध अनेक संभ्रांत वनिताओं के साथ भी है। निक्षेप कालिदास के वहाँ विवाह कर लेने पर दुख और ग्लानि का भाव व्यक्त करते हुए कहता है, यहाँ रहते हुए उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ? उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने ... और फिर वह मल्लिका के प्रति स्वयं को अपराधी मानते हुए कहता है, यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह ना होता। पर मल्लिका का प्रेम भावनात्मक अधिक है, अतः वह किसी भी बात का बुरा ना मानकर कहती है। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि वह अपनी व्यथा पीकर सब सह लेती है। मल्लिका के अंतर मन में एक ही टीस है कि कालिदास ने कभी उसका स्मरण ही नहीं किया, उसे एकदम भुला दिया है। तभी उस ग्राम प्रांतर में एक बार फिर राज कर्मचारियों के आने की हलचल का पता चलता है। मातृगुप्त के नाम से कश्मीर का शासक बनकर कालिदास अपने गांव प्रांतर से गुजर कर कश्मीर जा रहा होता है। राज कर्मचारियों को इधर उधर भाग दौड़ करते निहार कर कालिदास के घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनकर निक्षेप मल्लिका को बताता है कि मैंने अभी अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है, मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास है। यह कहकर निक्षेप उन्हें देखने के लिए चला जाता है। वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं, यह कहते हुए मल्लिका का मन प्रतीक्षा से भर उठता है कि जब कालिदास यहाँ आए हैं तो निश्चय ही उससे मिलने के लिए भी आएंगे। पर आती है पहले रंगिणी संगिनी नामक दो राज कर्मचारी महिलाएं। कालिदास के विगत जीवन पर शोध करना चाहती हैं और उनके बाद आते हैं अनुस्वार और अनुनासिक नामक दो राज कर्मचारी मल्लिका के घर की व्यवस्था देखने के लिए, क्योंकि राजमहिषी कालिदास की पत्नी प्रियंगु मंजरी का वहां आना होता है। अनुस्वार और अनुनासिक मल्लिका को यह सूचना देने के बाद कि मातृगुप्त के नाम से कश्मीर के शासक बने कालिदास की रानी प्रियंगु मंजरी देवी मल्लिका से मिलने आ रही हैं, कथानक अग्रसर होता है। मल्लिका को कालिदास के आने की आशा है, पर उसके टूटे फूटे घर में प्रवेश करती है मातुल के साथ रानी प्रियंगु मंजरी। वह विस्मय विमुग्ध मल्लिका के बैठने का आग्रह करने पर कहती है, नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में हमें अधिक सुविधा थी। वह यह भी बताती है कि कालिदास इधर नहीं आना चाहते थे, वह विशेष आग्रह से ही उन्हें साथ लाई हैं। वह यहाँ की कुछ वस्तुएं भी कश्मीर अपने साथ ले जाने की बात कहती है, ताकि कालिदास के आसपास यहाँ का वातावरण प्रस्तुत किया जा सके। और उस वातावरण के साधनों में शायद मल्लिका भी एक साधन है।
जिसे रानी प्रियंगु मंजरी अपने साथ ले जाना चाहती है, पर स्वाभिमानिनी और भावना के स्तर पर समर्पित मल्लिका साथ जाने से साफ इनकार कर देती है। उसके बाद राज्य द्वारा उसके घर की मरम्मत करवा देने के प्रियंगु मंजरी के प्रस्ताव को भी मल्लिका अपनी मां अंबिका के चाहने पर भी ठुकरा देती है। बातचीत में मल्लिका कालिदास की समस्त परिवर्ती काव्यों से अपने परिचय की बात कहकर, जिन्हें वह व्यवसायियों से मंगवा कर पढ़ती रही है, प्रियंगु मंजरी को चकित कर देती है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका के लिए कुछ भी करना चाहती है। मल्लिका की माँ भी चाहती है कि उस अनाथों की सी स्थितियों से छुटकारे के लिए कुछ हो, पर मल्लिका वह साफ इनकार कर देती है। अंत में जैसे ही प्रियंगु मंजरी जाती है, तभी विलोम आ टपकता है। वह अपने ही ढंग से बातचीत करके मल्लिका और अंबिका दोनों के मनों को आहत करने का प्रयत्न करता है, क्योंकि मल्लिका को आशा है कि पर्वतों की ओर गया कालिदास लौटकर शायद उससे मिलने आए। अतः वह चाहती है कि विलोम तत्काल यहाँ से चला जाए, पर वह उनके घावों पर नमक छिड़कता ही रहता है। कालिदास के घोड़ों की टापों का शब्द मल्लिका के घर के क्रमशः निकट से निकटतम आकर फिर आगे बढ़ जाता है। वह मल्लिका के घर के पास से गुजर कर भी नहीं मिलता। अतः विलोम और अंबिका दोनों ही अपनी बातों से इस यथार्थ बोध का आश्रय लेकर मल्लिका को आहत और सावधान करने का प्रयास करते हैं। विलोम के चले जाने के बाद मल्लिका का धैर्य का बांध टूट जाता है और वह सुबकने लगती है। यही नाटक का दूसरा खंड समाप्त होता है। कुछ और वर्षों के बाद नाटककार की इस विज्ञप्ति के साथ वस्तु योजना का तीसरा और अंतिम भाग आरंभ होता है। वही पहले जैसा मल्लिका का घर, पर अब उस प्रकोष्ठ की स्थिति पहले से अधिक जीर्ण शीर्ण हो चुकी होती है। घर में एक और भी महत्वपूर्ण अंतर आ चुका है। वह यह कि अब गृह स्वामिनी अंबिका नहीं, उसका स्थान स्वयं मल्लिका और मल्लिका का स्थान उसकी अपनी नन्ही बच्ची ले लेती है, जिसका पिता कालिदास का प्रतिद्वंद्वी विलोम है। इस प्रकार इस परिवर्तित आयाम में अगली वस्तु योजना का आरंभ कश्मीर से लौटे मातुल के प्रवेश के साथ होता है। मल्लिका को मातुल के मुख से कश्मीर के समाचार ज्ञात होते हैं। वह बताता है कि यहाँ पहुंचकर कालिदास शासक बनकर कश्मीर की राजनीति का संचालन करने लगा, पर कुछ ही दिन के बाद वहाँ की प्रजा विद्रोह कर देती है। काव्य की दुनिया में रहने वाला कालिदास उस विद्रोह का और उससे संबंधित राजनीतिक उठापटक का सामना नहीं कर पाता, अतः सब छोड़ छाड़ न जाने कहाँ भाग गया है। मातुल बताता है कि ऐसा सुनने में आया है कि वह काशी पहुंचकर संन्यास ग्रहण कर लिया है, पर वह निश्चित रूप से कुछ भी नहीं बता पाता। वह राजनीतिक जीवन और वातावरण की अनेक प्रकार की भर्त्सना करने के बाद एक प्रकार की अनिश्चित की स्थिति में ही कहता है, मैंने सुना है, विश्वास नहीं होता परंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं। जितना संभव है कि ऐसा ना हो, उतना ही संभव है कि ऐसा हो, और यह भी संभव है कि जो हो वह ना हो। वह यह भी कहता है कि वहाँ के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया है, परंतु मुझे विश्वास नहीं होता। परंतु असंभव भी नहीं है एक राजनीतिक जीवन दूसरे कालिदास। मैं आज तक दोनों में किसी को भी धूर नहीं पहचान पाया, अर्थात थोड़ा भी नहीं पहचान पाया। पर मल्लिका इस बात पर विश्वास के स्वरों में कह उठती है कि नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। उसका हृदय कसमसा उठता है। मातुल के बैसाखी पटकते हुए वहाँ से चले जाने के बाद वहाँ जैसे मल्लिका अपने से ही संभाषण करने लगती है। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था, और आज
तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। इस प्रकार मल्लिका जीवन में पहली बार एक प्रकार की पराजय की भावना से अभिभूत हो उठती है। वह अपने कालिदास को जहाँ जिन उच्च स्थितियों पर सामाजिक और व्यवहारिक जीवन भी देखना चाहती थी, वह वहाँ अभी तो उसे दिखाई नहीं देता। उसे लगने लगता है कि जैसे उसके सारे सपने, सारी कल्पनाएं आषाढ़ की पहली बौछार ने धराशायी कर दिए हैं। बाहर वर्षा का जोर एक बार फिर बढ़ जाता है। मल्लिका का मानसिक उद्वेग भी। वह मन ही मन अपने अब तक के जीवन का पुनरावलोकन कर ही रही होती है कि वस्तु योजना में अंतिम मोड़ आ पहुंचता है। सहसा जोर से बादल गरजते हैं, बिजलियां चमक उठती है। मल्लिका के जीर्ण शीर्ण घर का द्वार एक बार और शायद अंतिम बार भड़भड़ा कर खुलता है और अस्त व्यस्त वेश दशा में आषाढ़ी वर्षा में भीगता हुआ कालिदास वहां सहसा प्रवेश करता है। मल्लिका उसे जड़ सी देखती रह जाती है। वस्तु योजना विकास के उस मोड़ पर पहुंचकर अपने उपसंहार की ओर अब और भी अधिक वेग से बढ़ने लगता है। कालिदास और मल्लिका दोनों ही परस्पर अपहचानी दृष्टियों से देखते हैं। तब पहचान को दोहराने और ताज़ा करने के लिए कालिदास ही कहता है, संभवतः पहचानती नहीं हो। स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ बदल गया है। वह यह भी कहता है कि जीवन के यथार्थ को देखने के लिए ही वह एक बार फिर यहाँ आया है। थका और ज्वरग्रस्त होने पर भी आषाढ़ की इस वर्षा में भीगकर वह अपने आप को स्वस्थ अनुभव कर रहा है। वह मल्लिका के घर परिवेश में आने वाले परिवर्तन, उसकी जीर्ण शीर्णता की चर्चा भी करता है। वह बताता है कि राजधानी और कश्मीर में रहते हुए भी वह वहाँ के वातावरण में कभी अपने आप को खपा नहीं सका। यहाँ की स्मृतियाँ उसके मन मस्तिष्क को हमेशा कुरेदती रहीं और अब वह कहता है, सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उन सब से मुक्त हूँ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। मैंने संन्यास नहीं लिया, मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिसे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूँ। एक आकर्षण सदा उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। और अपनी पराजय, अपने अहम की पराजय भी वह स्वीकार कर लेता है। यह भी कहता है कि वहाँ रहकर उसने जो कुछ भी लिखा वह सब वास्तव में इसी गांव, मल्लिका और वातावरण की ही देन है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। रघुवंश में अज का विलाप ही मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति थी। मैं वहाँ जाकर वहाँ के वातावरण को ग्रहण कर कुछ भी नया नहीं रच सका हूँ। अचानक इतना मान सम्मान प्राप्त हो जाने के कारण वही दलित काम और अहम भाव से पीड़ित हो उठा था। वह अहंकारी बन गया था, पर अब उसका सारा नशा टूट चुका है। अतः वह अपने जीवन को एक नए अर्थ से प्रारंभ कर सकने के लिए यहाँ लौटा है। मल्लिका उसे बताती है कि राजधानी में रहकर जितने भी काव्य उसने रचे थे, वे वसाइयों से मंगवा कर उसने सारे के सारे पढ़ डाले हैं। उसने कालिदास की अनवरत प्रगति और स्मृति में कोरे भोजपत्र भी इकट्ठे कर रखे थे, ताकि उन पर वह अपने जीवन का श्रेष्ठतम काव्य रच सके। वह कहती है, ये पन्ने मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो तुम्हें भेंट दूंगी, कहूँगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य को रचना करना। परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने भी टूटने लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। इस प्रकार मल्लिका अपने व्यक्तित्व के टूटने, अपने कौमार्य के टूटने और माँ बन जाने तक की बात कालिदास को प्रतीक परोक्ष रूप से बता देती है। फिर भी उन भोजपत्रों पर पड़ी मल्लिका के आंसुओं की बूंदें कालिदास को विकल कर देती हैं। कालिदास पन्ना उलटते हुए उन पर अश्रु बिंदुओं के चिन्ह, स्वेद कणों का प्रमाण, फूलों की सूखी पत्तियों के रंग देखकर कहते हैं, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ हैं मल्लिका। इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। इन पृष्ठों पर अब नया
कुछ क्या लिखा जा सकता है। उसे जीवन का एक नया भावनात्मक काव्य रचने की प्रेरणा भी प्रदान करती है, पर उससे भावातिरेक वातावरण पर जीवन का भोगा गया यथार्थ सहसा बिजली की तरह कौंध जाता है। कालिदास और मल्लिका के लिए सर्वाधिक घृणा के पात्र प्रतिद्वंदी विलोम के संसर्ग से जन्मी नन्ही बच्ची सहसा सोते से जागकर रो उठती है। उधर कालिदास कह रहा होता है कि परंतु इससे आगे भी तो जीवन शेष है, हम फिर आज से आरंभ कर सकते हैं। तभी उस बच्ची का रुदन सुनाई देता है और कालिदास के पूछने पर मल्लिका कहती है, पर मेरा वर्तमान है। ठीक इसी समय दरवाजे को सहसा धक्के से खोलकर शराब के नशे में लड़खड़ाता विलोम भी वहां प्रवेश करता है और उपसंहार की ओर अग्रसर वस्तु योजना तनाव से पूर्ण होकर अपने अंत की ओर भारी द्रुत गति से भागने लगती है। विलोम और कालिदास स्तंभित भाव से एक दूसरे को देखते हैं, पर इस बार विलोम उससे हतप्रभ नहीं होता। वह गृह स्वामी होने के दावे के साथ कालिदास का आतिथ्य करने की बात कहता है। इस पर जब कालिदास उसे डांट कर वहाँ से चले जाने की बात कहता है तो विलोम तन जाता है। बड़े ही स्पष्ट शब्दों में वह कहता है, क्योंकि तुम लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारा अधिकार शाश्वत है, जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं। परंतु समय निर्दय नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए है। वह धूप दीप नैवेद्य लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहता है, उसने औरों को भी अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसी निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो, और कालिदास सचमुच अपने को नहीं देख पाता। अतिथि के सम्मान की रक्षा के लिए विलोम वहाँ से चला जाता है, पर समय की गति से पछाड़ खाकर कालिदास वहाँ टिक या रुक नहीं पाता। वह कहता है, यूँ तो सब कुछ पहले जैसा ही है, परंतु यह कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मैंने कहा था मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ। यह संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था, परंतु देख रहा हूँ समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि वह प्रतीक्षा नहीं करता। और फिर से आषाढ़ के पहले दिन के बादल गरज उठते हैं, बिजली चमकती है। एक बार चारों ओर कवि कालिदास बरसते आषाढ़ की तीखी बौछारों में हमेशा के लिए जाने किस ओर निकल जाता है। बेचारी मल्लिका की पुकारें उन बौछारों में कहीं खो कर रह जाती है, और तब एक बार पुनः अपनी नन्ही बच्ची का रुदन सुनकर मल्लिका भावना के स्तर से यथार्थ के स्तर पर उतरकर अपनी बच्ची के पास जा उसे चूमने लगती है। जीवन के सत्य भोगे जा रहे यथार्थ के इस मोड़ पर पहुंचकर आषाढ़ का एक दिन नाटक की कथा वस्तु योजना आषाढ़ के पहले दिन से ही वर्षा की बौछारों में भीग भीग कर उसी बौछार में अवसित होकर रह जाती है। अर्थात यहीं पर नाटक का अंत होता है। अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु की ओर, चरित्र चित्रण। देखिए, हम लोग सबसे पहले नाटक की नायिका मल्लिका का चरित्र चित्रण करते हैं। अनुपम त्यागमयी निश्चल हृदया तथा प्रेमी की मंगल कामना के लिए अपने जीवन के स्वप्नों को न्यौछावर कर देने वाली मल्लिका का यश शूरभि से प्रस्तुत कृति मल्लिका पुष्प की सुगंध के समान ही सुवासित रहा है। यह नाटक के आरंभ में हमें इसके नायक कालिदास से पूर्व मल्लिका के दर्शन होते हैं, और नाटक की समाप्ति पर भी स्वपुत्री को आवेशावस्था में चूमती मल्लिका ही हमारी दया की पात्र के रूप में रंगमंच पर विद्यमान रहती है। हम लोग देखते हैं वह पितृहीन अल्हड़ किशोरी के रूप में। हतभाग्य मल्लिका का प्रथम दुर्भाग्य तो यही है कि उसके सिर से असमय ही पिता की छत्र छाया उठ जाती है तथा उसके कोई भाई नहीं है। मल्लिका और उसकी माँ को ही किसी प्रकार उदर पूर्ति के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। मल्लिका अल्हड़ नवयौवना है, वह जग रीति का सम्यक ज्ञान नहीं रखती, अतः इस तथ्य के परिणामों को नहीं सोच पाती कि उसके कालिदास संबंधी प्रेम का जो अवसाद फैलता जा रहा है उसका क्या भयंकर परिणाम निकल सकता है। उसकी देखभाल करने वाली है उसकी वृद्ध प्रायः माँ, जिसकी अपनी इकलौती पुत्री या ये कहिए जीवन का एकमात्र आधार पुत्री पर अपेक्षा से अधिक स्नेह भाव है। वह मल्लिका को जग की ऊंच नीच समझाने के लिए उससे रूठती तो है,
किंतु अपनी अल्हड़ पुत्री पर कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं लगा पाती। हठीली पुत्री, जी हाँ, मल्लिका एक जिद्दी बालिका है। अंबिका की इकलौती संतान होने के कारण मल्लिका के चरित्र में उस हठ और दुराग्रह का पर्याप्त पुट है जो प्रायः यही इकलौती संतानों में पाया जाता है। अंबिका उसे बार बार यह समझाने की चेष्टा करती है कि मात्र भावनाओं में खोए रहकर जीवन की प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती, किंतु मल्लिका की हठ के समक्ष उसे हार ही माननी पड़ती है। उदाहरणार्थ, अंबिका इस बात पर मल्लिका से बड़ी रुष्ट है कि वह वर्षा होने की संभावना होने पर भी घर नहीं लौटी और कदाचित अपने प्रेमी कालिदास के साथ वर्षा विहार में भीगती रही। कल्पनाजीवी एवं भावुक, मल्लिका अत्यधिक भावुक है। प्रेमी के साथ वर्षा में विहार करने के अनंतर उसका अंग प्रत्यंग हुलसने लगता है। वह भावुकता के गगन में विहार करने लगती है। नाटक के आरंभ में ही उसके द्वारा माता से कही गई यह उक्ति कवित्व एवं भावुकता से ओतप्रोत है। मुझे भीगने का तनिक खेद नहीं, भीगती नहीं तो आज मैं वंचित रह जाती। चारों ओर धुआंरे मेघ घिर आए थे। मैं जानती थी वर्षा होगी, फिर भी मैं घाटी की पगडंडी पर नीचे नीचे उतरती गई। एक बार मेरा अंशुक भी हवा ने उड़ा दिया, अंशुक अर्थात दुपट्टा। फिर बूंदें पड़ने लगी। वह बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। भावुकता का मल्लिका अंतिम दृश्य के अतिरिक्त कभी भी परित्याग नहीं कर पाती। जब उसे यह समाचार मिल जाता है कि कालिदास ने नरेश पुत्री से विवाह कर लिया है, उनका अधिकांश समय वारंगनाओं के साहचर्य में व्यतीत होता है, फिर भी कल्पनाजीवी मल्लिका यह आशा संजोए बैठी रहती है कि मेरे प्रेमी महाशय मुझे विस्मृत न कर पाएंगे। ग्राम प्रांतर में आने पर कालिदास उससे मिलने नहीं आता, फिर भी भावुकतामयी मल्लिका स्वयं को कालिदास से पृथक विच्छिन्न नहीं समझती। निश्चल निस्वार्थ प्रेमिका, सच्चा प्रेम निश्चल और निस्वार्थ होता है। उसमें स्वार्थ भावना का कलुष नहीं होता। इस कसौटी की दृष्टि से मल्लिका का चरित्र बड़ा प्रशंसनीय है। यह उसकी कालिदास के प्रति निश्चलता, निस्वार्थ प्रेम से अर्जित शक्ति का ही प्रताप है कि वह माता का विरोध और लोकोपवाद सहकर भी अपनी प्रेम भावना में न्यूनता नहीं आने देती। उसकी माता चाहती है कि कालिदास उज्जैनी जाने से पूर्व उससे विवाह कर ले, तथा विलोम तो इस तथ्य को मल्लिका ही नहीं अपितु कालिदास के सम्मुख प्रस्तुत कर देता है। फिर भी मल्लिका नहीं चाहती कि वह अपने प्रेमी के उज्जैनी गमन में अपने विवाह का बखेड़ा खड़ा करके अड़चन डाल दे। स्वाभिमानिनी, मल्लिका के हृदय में आत्मसम्मान या स्वाभिमान की भावना भी पर्याप्त मात्रा में है। प्रियंगु मंजरी उसके समक्ष यह प्रस्ताव रखती है कि तुम्हारे घर का परिसंस्कार करा दिया जाए, अर्थात रेनोवेशन करा दिया जाए, किंतु वह उसके इस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर देती है, क्योंकि इससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे घर में रहने का ही अभ्यास है, इसलिए हमें असुविधा नहीं होती। विलोम से वह घृणा करती है और उसका रंच मात्र भी एहसान नहीं चाहती। इसलिए जब वह उसकी माँ के लिए मधु दे जाने की बात कहता है तो वह कह देती है, हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। कालिदास जब ग्राम प्रांतर में आकर भी उससे मिलने नहीं आता तो उसका स्वाभिमान आहत हो उठता है और उसके मुख से ये शब्द फूट पड़ते हैं, आज वर्षों के अनंतर तुम लौट कर आए हो। सोचती थी कि तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार मैं वर्षा में भीगूंगी और तुमसे कहूंगी, देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। करुण हृदया, आलोच्य नाटक के आरंभिक दृश्य में ही हमें मल्लिका के करुणा आप्लावित हृदय के दर्शन हो जाते हैं। कालिदास द्वारा उसके विषय में कहे गए वे शब्द पूर्णतया सार्थक है, जिन्हें वे हरिण शावक को छाती से लगाकर मल्लिका के यहाँ लाने के समय कहते हैं, तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुम्हें अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। क्योंकि जैसे ही वह आहत हरिण शावक को देखती है वह अधीर होकर पूछ बैठती है, यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया? क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी
वह उसके लिए दूध ले आती है और उसे गोद में लेकर उसका मुख दूध के निकट ले जाती है। नाटक के अंतिम दृश्य में भी उसका स्वपुत्री के प्रति वात्सल्य भाव उसकी प्रेम भावना पर विजय दृष्टिगत होता है। अब हम लोग आते हैं कालिदास पर। कालिदास के चरित्रांकन के विषय में मोहन राकेश पर यह दोषारोपण किया गया है कि उन्होंने कालिदास के चरित्र को गिरा दिया है, और कुछ हद तक मैं भी ऐसा ही अभिमत रखता हूँ। पशुओं के प्रति दयालु। देखिए, प्रस्तुत नाटक के प्रथम अंक की आरंभिक घटना से ही कालिदास के चरित्र के इस पक्ष पर प्रकाश पड़ जाता है। दंतुल द्वारा आहित हरिण शावक दौड़कर उसकी गोद में आ जाता है, जिसे देखकर वे ऐसा दुखानुभव करते हैं मानो उन्हीं के शरीर में बाण लगा हो। वे उसे गोद में उठाकर मल्लिका के घर की ओर चल देता है और अपनी सहृदयता का परिचय देते हुए कहता है, हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। हमारे अंगों पर धृत का लेप होगा। कल फिर हम वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे। खाएंगे ना। ओके। दूसरा उसमें गुण है, वो है स्वाभिमान का। कालिदास के चरित्र में स्वाभिमान की भावना भी पर्याप्त मात्रा में है। वह समझता है कि राज्याश्रय में रहने वाले कवियों को नरेशगण थोड़ी सी मुद्राएं देकर अपना कृतदास बना लेते हैं, जिससे उनकी काव्य प्रतिभा का उचित विकास नहीं हो पाता और वे उन नरेशों की प्रशस्ति में रचनाएं लिखने लगते हैं। यही कारण है कि कालिदास के मामा मातुल राज के सम्मान मिलने की बात सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं, किंतु कालिदास उसे ठुकराते हुए जगदम्बा महाकाल के मंदिर में जा छुपते हैं। दुर्बल हृदय प्रेमी। देखिए, मल्लिका की तुलना में कालिदास एक दुर्बल हृदय प्रेमी सिद्ध होता है। मल्लिका अपना तन मन उस पर न्यौछावर कर देती है और उसे विवाह करने की आशा में किसी अन्य पुरुष से विवाह करने से इनकार कर देती है, जैसा कि निक्षेप के कथन से ज्ञात होता है। कालिदास ने भी ग्राम प्रांतर में रहते हुए यह इच्छा व्यक्त की थी कि मैं भी आजीवन विवाह मल्लिका के अतिरिक्त किसी अन्य युवती से नहीं करूंगा, किंतु वह उज्जैनी जाकर नरेश पुत्री प्रियंगु मंजरी से विवाह कर लेता है और जैसा कि लोकापवाद था, उनका वारंगनाओं के साहचर्य में जीवन व्यतीत होता था। वाक्पटुता। कालिदास कवि कलाकार हैं और कवि भी उत्तम कोटि का, अतः उसका वाक्पटु होना स्वाभाविक ही है। वह अपने आचरण से तो नहीं, हाँ, अपनी बातों से अपने विपक्षियों और मित्रों को प्रभावित करने में पटु है। वह मल्लिका के घर में घुस आने वाले दंतुल को डपटते हुए पूछता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक दूसरे के अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ। इसी प्रकार वह विलोम द्वारा यह प्रश्न करने पर कि तुम राजधानी अकेले ही जाओगे अथवा मल्लिका के साथ विवाह करके इसे भी अपने साथ ले जाओगे, ऐसा उत्तर देते हैं जिससे विलोम को बगले झांकने पड़ती है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उसके जीवन में भी अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो। इसी प्रकार वह मल्लिका से भी चिकनी चुपड़ी बातें ही करते रहते हैं। अपने आचरण द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उसे वास्तव में मल्लिका से कितना प्रेम है। स्वार्थी एवं आत्मकेंद्रित। प्रस्तुत नाटक में कालिदास का जैसा चरित्रांकन किया गया है, उससे वे एक आत्मकेंद्रित एवं स्वार्थी व्यक्ति सिद्ध होते हैं, क्योंकि जब अंबिका की माँ की वास्तव में मृत्यु हो जाती है, तब भी कालिदास मल्लिका के भरण पोषण की चिंता या उसको पत्नी के रूप में अपना लेने की चेष्टा करता हुआ नहीं दिखाई देता। वह कश्मीर के शासक होने का जो भार स्वीकार करते हैं, उसके मूल में भी उसकी यह स्वार्थ भावना है कि वह अपने विरोधियों से बदला ले सके। असफल राजनेता। भावुक कवि और साहित्यकार राजनीति में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें छल छद्म और राजनैतिक हथकंडे को जानने वाली विवेक बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। इस दृष्टि से यह तथ्य कालिदास के जीवन की भूल ही थी कि वह अपने विपक्षियों को नीचा दिखाने की कामना से कश्मीर का शासन का भार संभाल लेता है। यह कहा जा सकता है कि यदि उसे प्रियंगु मंजरी जैसी राजनीति कुशल पत्नी न मिली होती तो वे कश्मीर का शासन उतने दिनों तक भी न संभाल पाते जितने दिनों
के पश्चात उन्हें कश्मीर का शासन छोड़कर भागना पड़ा। अब हम लोग आ जाते हैं विलोम पर। विलोम को कुछ आलोचकों ने इस नाटक का खलनायक बताया है, जो मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। वह अधम पात्र तो अवश्य है, क्योंकि कृति की नायिका मल्लिका की विवशता का लाभ उठाकर उसे अपनी अंकसाइनी बनने को विवश कर देता है, किंतु खलनायक का मुख्य लक्षण यह है कि वह नायक और नायिका के मिलन में पग पग पर बाधा पहुंचाया करता है, जबकि नाटक के आरंभिक भाग में विलोम उनके मिलन में बाधक बनने के स्थान पर उनका विवाह कराने को उत्सुक मिलता है। इसलिए विलोम को इस नाटक का खलनायक न मानकर अधम पात्र ही मानना चाहिए। विलोम के चरित्र में अवगुणों की प्रधानता है, जिनमें से प्रथम तो यह है कि वह उस मल्लिका से प्रेम करता है जो उसे घृणा करती है, और इसके कारण ही उसके चरित्रों में अन्य अवगुणों का समावेश हो जाता है। मल्लिका के प्रेम को जीतने के लिए वह उसकी माँ की चापलूसी करता है तथा कालिदास की प्रच्छन्न निंदा। अब हम लोग आ जाते हैं अंबिका पर। अंबिका प्रस्तुत नाटक का ऐसा पात्र है जिसके प्रति पाठक प्रेक्षकों की पूर्ण सहानुभूति रहती है। अंबिका प्रस्तुत नाटक की ऐसी पात्र है जिसके प्रति पाठक प्रेक्षकों की पूर्ण सहानुभूति रहती है। उसका मुख्य दुर्भाग्य यह है कि वह असमय ही विधवा हो जाती है तथा उसका कोई पुत्र भी नहीं है जो बड़ा होकर उसके भरण पोषण का उत्तरदायित्व संभाल लेता। यह भी उसका दुर्भाग्य ही है कि उसकी इकलौती पुत्री मल्लिका उसके लाड़ प्यार के कारण कुछ ढीठ हो गई है तथा नव यौवनाओं के समान कल्पना के संसार में खोई रहती है। अनुभवी मल्लिका इस तथ्य से भली प्रकार परिचित है कि युवक कालिदास जैसे आत्म केंद्रित कवि को अपनी प्रेयसियों के जीवन से खिलवाड़ करने में ही आनंदानुभव होता है। उन्हें उनके भले बुरे की विशेष चिंता नहीं होती। वह उनसे विवाह करने का झंझट मोल नहीं लेना चाहता है और इन बातों को वह स्वपुत्री को भी समझाना चाहती है, किंतु मल्लिका अपनी माता की उचित सीखों की ओर कान ही नहीं देती। परिणाम वही निकलता है जिसकी उसे आशंका थी। वह अपनी पुत्री मल्लिका के दुखों से तिल तिल कर गलती हुई असमय ही काल कवलित हो जाती है। प्रियंगु मंजरी। प्रियंगु मंजरी परम विदुषी राजकन्या है जिस पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की ही कृपा है। मनचाहा पति पाकर वह उसकी काव्यात्मक उपलब्धियों के प्रति गर्व अभिमान से भर उठती है। वह प्रसन्नता का अनुभव करती है। वह पति को कालिदास नहीं अपितु मातृगुप्त कहलवाना पसंद करती है। अपने पति को वह राजनीति में बांधे रखना चाहती है और नहीं चाहती कि वह अपने गांव या अपनी जड़ों की ओर लौटे। वह साहित्य को कालिदास का पहला और राजनीति को आगे की ओर बढ़ता हुआ दूसरा चरण मानती है। सत्ता वर्ग की प्रतिनिधि होने की वजह से उसी परिवेश में पली बढ़ी होने से वह राजनीति के दांव पेचों में भी माहिर है। अभिजातीय वर्ग में पाया जाने वाला दर्प भी उसकी बातों और अंदाज में झलकता है। एक तरफ तो वह अपने पति को वह जैसा है वैसे स्वीकार कर लेती है, पर वैसा बने नहीं रहने देना चाहती, अपितु उसे अपनी स्थितियों और नए अभिजात्य परिवेश के अनुरूप बनाने के लिए उसे बदलने की भरसक कोशिश भी करती है। तो दूसरी तरफ वह पति परायण कर्तव्य परायण बनने की कोशिश भी करती है। पति का राज्य वैभव के बीच रहकर भी उदास रहना उसे अखरता है। पति से उसने जो पाया है वह बाह्य है। रंक को राजा बनाकर भी वह उसके मन व आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाती। उसके भीतर की पत्नी सोचती है अपने ग्राम प्रांतर की स्मृति के कारण इनका राज्य कार्य में मन नहीं लगता। यह सोचकर वह यह प्रयास और व्यवस्था करती है कि उनके बाल्यकाल के परिवेश को ही अपने साथ उठाकर ले जाए, ताकि पति उदास होने की बजाय सदा प्रसन्न रहे। इसीलिए यात्रा में पति के ग्राम से होकर सायास गुजरती है। पति की बाल सखा के प्रति उत्सुकता भी इसका एक कारण है और वह उससे भी मिलती है और उसे और समस्त ग्राम के सौंदर्य को वह अपने साथ ले जाना चाहती है। वह यह सोच ही नहीं पाती कि भौतिक साधन या संपन्नता तृप्ति व प्रसन्नता नहीं दे सकते। वह संस्कारी है, विनम्र भी है, व्यवहार कुशल भी है और शिष्ट भी,
पर अपनी कुलीनता, विद्वता व सौंदर्य का अभिमान लिए जब वह मल्लिका से साक्षात्कार करती है तो उसके भीतर की स्त्री और पत्नी मल्लिका के आगे हीनता, ईर्ष्या व घबराहट का अनुभव करती है। निरंतर अपना दर्प एवं अपनी महत्ता दिखाने का प्रयास उसकी इस पराजय व खिसियाहट के कारण उभरता दिखाई देता है। अपने वैभव का बखान कर मल्लिका को उसकी गरीबी का एहसास कराकर वह मल्लिका के सुकुमार मन पर कई बार प्राण तक आघात करती है। अपनी सुकुमार विजयिनी प्रतिद्वंदी के सुकुमार मर्म को चोट पहुंचाकर उसे चाहे संतुष्टि मिलती हो, पर अनुनासिक व अनुस्वार जैसे मूर्ख निकम्मे अधिकारियों से मल्लिका के विवाह का उसका प्रस्ताव पाठक व दर्शक के हृदय को भीतर तक भेद कर उन्हें द्रवीभूत कर देता है। इसी कारण वह पाठक के मन में किसी प्रकार की सहृदयता या प्रेम भाव नहीं जगा पाती और वह स्थान मल्लिका को मिल जाता है। जब इससे भी बात नहीं बनती तो वह उसके जीर्ण घर का उद्धार करने की बात भी कहती है। अब हम लोग आ जाते हैं रंगिनी संगिनी पर। देखिए, नगर में रहने वाली पढ़ी लिखी विदुषी संभ्रांत महिलाएं हैं। उज्जैनी के राज्य से महाकवि कालिदास के जीवन पर शोध कार्य हेतु उन्हें सरकारी निधि से सहायता प्राप्त होती है। वे महाकवि के जीवन के विषय में सूक्ष्म जानकारियों की तलाश करते हुए कालिदास की शैशव स्थली पहुँचती हैं। कालिदास जैसी महान विभूति को जन्म देने वाली भूमि निश्चित ही असाधारण होगी, ऐसी उनकी कल्पना है। ऐसी कल्पना से भरी सत्ता और सुविधा संपन्न वर्ग की वे दोनों स्त्रियां जब कालिदास के ग्राम प्रदेश में पहुंचती हैं तो वहां की प्रत्येक वस्तु को साधारण देखकर उन्हें हैरानी भी होती है और निराशा भी। हर चीज़ को अतिरिक्त उत्साह, उत्सुकता से देखने की उनकी प्रवृत्ति से उनकी कृत्रिमता तो झलकती है, साथ ही साथ रचनाकार ने उनकी या उनके जैसे अनुसंधानकर्ताओं, छात्रों की शोध वृत्ति पर भी व्यंग्य किया है, जो विषय या वस्तु को समझने के लिए उसकी आत्मा में प्रविष्ट होने की बजाय केवल बाह्य उपकरणों पर केंद्रित होकर रह जाती है। अब हम लोग आ जाते हैं भाषा शैली पर। देखिए, आषाढ़ का एक दिन भाषा शिल्प पर विचार करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसके वस्तु विधान और कथ्य का संबंध प्रत्यक्षतः अतीत में जिए एक ऐसे पात्र से है जो प्रतिभावान, सरस और समृद्ध कवि था। उसका जीवन काव्यमय था। उसके साथ जुड़ी नाटक की नायिका भी भावनामयी होने के कारण स्वभावतः काव्यमयी थी। वह नायक की अंत प्रेरणाओं का मूल स्रोत थी। अतः नाटक की भाषा में काव्यमयता का आ जाना एक सहज स्वाभाविक बात ही कही जाएगी। भाषाई काव्यमता के कारण ही अनेक आलोचक राकेश की इस नाटक आषाढ़ का एक दिन को जयशंकर प्रसाद की नाट्य परंपरा, काव्यात्मक संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त भाषा के समीचीन रखना अधिक उचित और युक्तिसंगत मानते हैं। संवाद। देखिए, आधुनिक यथार्थवादी या समस्या प्रधान नाटकों में प्रायः दो प्रकार के संवादों की योजना की जाती है। एक पूर्ण संवाद होता है। इस प्रकार के संवादों में अभिनेता की पूर्णता तो रहती ही है, अभिनेता अपनी बात कहने के लिए अनेक शब्दों और पूर्ण वाक्यों का प्रयोग करता है। उनमें असंबद्धता, अस्पष्टता और अधूरापन आभासित नहीं होता। संवादों का दूसरा प्रकार है अपूर्ण या सांकेतिक संवाद। इस प्रकार के संवादों की योजना प्रायः असंतुलित एवं अव्यक्त स्थितियों की अभिव्यक्ति के लिए या फिर संतुलित पात्रों के व्यवहारों के द्योतन के लिए अथवा भावावेश की स्थितियों के रूपायन के लिए ही प्रायः किया जाता है। इस प्रकार के संवाद योजनाओं में सांकेतिकता के अभिधान के लिए नाटककार या तो डैशों का प्रयोग करता है या फिर व्याख्या बिंदुओं का। इस प्रकार की संवाद योजना अक्सर संक्षिप्त, कभी कभी एक शब्द मात्र ही हो जाती है। भावावेश के क्षणों में कभी कभी इस प्रकार के संवाद लंबे भी हो जाते हैं। उनके बीच में डैश और व्याख्या बिंदु भी प्रयुक्त किए जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में इन दोनों प्रकार के संवादों का प्रयोग हुआ है। अब आते हैं हम लोग अंतिम बिंदु पर, जो है निष्कर्ष। देखिए, मोहन राकेश ने शायद नाटक को यथार्थ के बेहद करीब ले जाने के लिए ही अंबिका और मल्लिका के चरित्र को जस का तस प्रस्तुत किया है।
इस नाटक से शायद वास्तविकता दिखाना चाह रहे हों, तभी तो उन्होंने ना ही अंबिका को तमाम संघर्षों के बाद सफलता हासिल करते दिखाया और ना ही मल्लिका को। हो सकता है कि उनकी सोच दर्शकों को सोचने पर मजबूर करना रहा हो। दर्शक दीर्घा में बैठा इंसान जब मंच पर अपने आसपास की घटनाओं को घटित होते देखता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि जो हो रहा है उनमें क्या सही है और क्या गलत। इस तरह यह देखा जा सकता है कि आषाढ़ का एक दिन कि अंबिका और मल्लिका आज भी हमारे आसपास समाज से संघर्ष करती हुई दिखाई दे जाती है। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो के समापन पर पहुंच गए हैं। वीडियो भले ही लंबा है, लेकिन ये आषाढ़ का एक दिन नाटक का संपूर्ण व्याख्या, समुचित व्याख्या करता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।